Hello friends, I am Tanisha Gangrade and you are watching TG Agri. फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है, ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसका प्लांट की फिजियोलॉजी पर क्या इफेक्ट होता है। फ्रेंड्स, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम इसमें क्या है, क्वेश्चंस थोड़े हमें घुमा फिरा के होते हैं और हम वहीं पर अटक जाते हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो हम वहीं पर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में 100% स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज PGR। तो देखते हैं अब हमारे पास क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन को हम ना समझते हुए अगर इसके नाम से समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि ऐसे कुछ सब्सटेंस जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये तो है एक हमारी नॉर्मल सी डेफिनेशन। अब हम इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। देखिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। जैसे सपोज ये एक हमारा प्लांट है, तो प्लांट की किसी पर्टिकुलर साइट पर ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और फिर जहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वहाँ पर जाके प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, प्लांट की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब ऑब्वियसली ये कहाँ प्रोड्यूस होंगे, प्लांट में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं और फिर हमारी बॉडी के को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पर ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट में मिलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, फाइटो हार्मोन्स। और अगर पूछ लिया जाए कि फाइटो हार्मोन्स टर्म किसने दी थी, तो किसने दी थी, थीमैन ने दी थी 1948 में। पर अगर वहीं पूछ लिया जाए कि हार्मोन टर्म किसने दिया था, तो हार्मोन टर्म आपको स्टार्लिंग ने दिया था, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप बहुत अच्छे से करेंगे। अब हम इसके कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो प्लांट की बिहेवियरल पैटर्न और फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। सेकेंड इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। थर्ड इसमें लिखा गया है कि ये एक पार्ट से दूसरी पार्ट पर ट्रांसपोर्ट होते हैं और क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। यही अभी हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मेनली दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं केमिकल मैसेंजर्स। अब न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, जो ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और सेकेंड होते हैं केमिकल मैसेंजर्स कि अगर ये जो हमारे रॉ मटेरियल्स है ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं, इन्हें कौन चेक करेगा, तो इन्हें चेक करते हैं केमिकल मैसेंजर्स। अब केमिकल मैसेंजर्स को भी हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, एक होते हैं हार्मोन्स और दूसरे होते हैं वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स हम बाद वाले लेक्चर में कवर अप करेंगे, पर इस वाले लेक्चर में हम हार्मोन्स को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, ओके। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं हार्मोन के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डेफिनेशन समझाई थी। अब मैं आपको बताती हूँ हार्मोन्स कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, हार्मोन एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पर्टिकुलर साइट पर सिंथेसाइज होते हैं और जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं और वहाँ की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हार्मोन का मतलब ही होता है टू स्टिमुलेट। व्हाट डज इट मीन, टू मेक समथिंग एक्टिव, ओके। वैसे ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को तो अभी हमने डिस्कस किया और आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ओके। तो अगर हम प्लांट में बात करी जाए तो हार्मोन ग्रुप्स की तो कितने होते हैं, मेनली 5 होते हैं। बहुत सारे होते हैं पर जो हम मेन हमारा जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मेन 5 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन,
साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इन पांचों हार्मोन ग्रुप के बारे में हम क्या करने वाले हैं, अभी बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले फाइटो हार्मोन्स क्या करते हैं, हम फाइटो हार्मोन्स को बहुत ही ज़्यादा लो कंसंट्रेशन में देते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी ग्रोथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे या फिर मॉडिफाई कर देंगे। ओके, इनको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है, ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा जाता है और ग्रोथ फैक्टर्स भी कहा जाता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, वो देखिए क्या है, ऑल प्लांट हॉर्मोन्स आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बट ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नॉट प्लांट हॉर्मोन्स। ओके, तो मैंने भी आपको समझाया कि व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्मोन्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि नेचुरल हार्मोन्स क्या होते हैं और सिंथेटिक हार्मोन्स क्या होते हैं। नेचुरल हार्मोन्स वो जो प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, इन नेचर। सिंथेटिक जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है। नेचुरल हार्मोन्स को हम एंडोजीनस हार्मोन भी कहते हैं, जैसे एग्जांपल IAA, ठीक है। और सिंथेटिक हार्मोन्स जो हम बनाते हैं, ठीक है, तो उन्हें एक्सोजीनस, क्योंकि बाहर बन रहे हैं ना वो, तो एक्सोजीनस हार्मोन्स भी कहते हैं। उसका एग्जांपल है 2,4-DNAA, ठीक है, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड। अभी हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हार्मोन्स है। ओके, तो अगर हम इनके फंक्शन के बेसिस पे, एक दो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया कि कहाँ बन रहे हैं, कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं, और दूसरा अगर हम उसके फंक्शन के बेसिस पे देखें कि इनका क्या फंक्शन है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर अब हम देख लेते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स जो ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं, ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, उसे हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। अब वो कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रोथ प्रमोट होना होता है, उतना ही ज़्यादा ग्रोथ इनहिबिशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं वो कौन कौन से हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सिन के बारे में, ठीक है। ऑक्सिन तो हमने बहुत बार सुना है कि हाँ, ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिन, कैसा हार्मोन है, इसकी क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है ना, मेनली वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलोंगेशन के लिए। देखिए, हम जानते हैं कि प्लांट का जो पार्ट है, जो ट्रीज होते हैं हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और हाइट में बहुत ही ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लांट के जो एपिक्सेस होते हैं ना, वो शूट एपिक्स होता है या रूट के जो एपिक्स होते हैं ना, वहाँ पे कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, उसको फिर इलोंगेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिन का मेन फंक्शन क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट को क्या करता है, वो बढ़ाता है। इसकी वजह से इसका नाम दिया गया ऑक्सिन, टू ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सिन टर्म किसने दिया, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कोगल एंड हेजन स्मिथ इन 1931। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। हाँ, तो FW वेंट ने सबसे पहले अवेना कोलेप्टाइल टेस्ट करके, ठीक है, अवेना कर्वेचर टेस्ट करके ऑक्सिन को आइसोलेट किया था। आगे हम देखेंगे कि उन्होंने इसको कैसे आइसोलेट किया था, फिर उन्होंने इस पर क्या काम किया था। और उस टेस्ट के बाद उन्होंने बताया था नो ग्रोथ कैन अकर विदाउट ऑक्सिन, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, FW वेंट ने ऑक्सिन को आइसोलेट किया था। सबने बताया जरूर कि ऑक्सिन है, किसी ने अभी तक आइसोलेट नहीं किया था। FW वेंट ने सबसे पहले इसे आइसोलेट किया और फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नो ग्रोथ कैन अकर विदाउट ऑक्सिन। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया था। अब बात रहती है कि ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ठीक है। तो ये कोलियोप्टाइल टिप, बर्ड्स, रूट टिप्स एंड लीव्स, जहाँ भी टिप्स होती है या एपिक्सेस होते हैं, वहाँ पर आपको ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो इंडोल एसिटिक होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, मैंने आपको बताया था
दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक नेचुरली हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और एक हमारे होते हैं सिंथेटिक। नेचुरल हार्मोन जो प्लांट में मिलते हैं, तो वो कौन सा है, इंडोल एसिटिक एसिड। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब हमने देखा कि नेचुरल कौन सा है, तो हम देखते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन्स कौन से हैं। वो है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, मेना दैट इज मिथाइल एस्टर्स ऑफ नैप्थलीन एसिटिक एसिड, MCPA 2-methyl 4-chlorophenoxy एसिटिक एसिड, T-bar 2,3,5 triiodobenzoic acid, 2,4-D 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, 2,4,5-T that is 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो आई होप आपको समझ में आ गया है यहाँ तक। ये तो सिर्फ आपको नाम दिए हैं, और देखिए नाम से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेनली 2,4-D 2,4,5-T टीबा, इनका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और यहाँ से थोड़ा आपको क्वेश्चन के लिए कंफ्यूज कर देते हैं कि बताओ इंडोल एसिटिक एसिड और IBA में सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि IA और IBA में नेचुरल कौन सा है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि IAA वो कैसा है, नेचुरल, और IBA कैसा है, सिंथेटिक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एवेना कर्वेचर टेस्ट की, जो सबसे पहले किसने करा था, FW वेंट ने। तो देखिए उन्होंने किस पे काम किया था, अवेना पे काम किया था। ठीक है, अवेना क्या है, इट इज़ अ सीरियल जिसे हम ओट्स कहते हैं, ओट के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने अवेना कर्वेचर टेस्ट किया था, और उन्होंने एक्चुअली किया क्या था हम देखते हैं। ठीक है, जो कोलियोप्टाइल्स होता है ना एवेने का, उसको उन्होंने क्या कर लिया, कट कर लिया। ठीक है, काटने के बाद उन्होंने उसको कहाँ पे रखा, आगार ब्लॉक पे रख दिया। ठीक है, जब उन्होंने उसको आगार ब्लॉक पे रखा तो ऑक्सीजन कहाँ से डिफ्यूज हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा इस आगार ब्लॉक पे क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। अब इस आगार ब्लॉक को उन्होंने क्या कहा, एसिमेट्रिकली इस पे देखिए पूरी तरीके से नहीं रखा है उन्होंने, मतलब कि अगर ये उनका कोलियोप्टाइल है तो उन्होंने पूरा कवर नहीं करा, आधा उसको क्या करा, उसको उस आगार ब्लॉक से कवर कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि कोलियोप्टाइल क्या शो कर रहा है, एक कर्वेचर शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एवेना कर्वेचर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन की थोड़ी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने ही बता दिया था कि कहीं ना कोई कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट की मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब उन्होंने कहीं ना कोई आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस दे दिया था इसका। ठीक है, उन्होंने किस पे बात की थी, उन्होंने कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास पे उन्होंने बात की थी कि वो क्या करती है, लाइट की तरफ यूनिलैटरल बेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि FW वेंट ने अवेना कर्वेचर टेस्ट किया था, पर जो हमारे चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने कैनरी ग्रास पे वर्क किया था। तो ये तो उन्होंने अलग अलग प्लांट पे वर्क किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसकी बात है ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिलता कहाँ कहाँ है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट की एपिक्स पोर्शन पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सली सभी प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, वेयर जहाँ पे एक्टिव ग्रोथ होगी वहाँ पे आपको पता है कि जो प्लांट के एपिक्स पोर्शन होती है वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो जहाँ पे एक्टिव ग्रोथ मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ग्रोइंग मेरिस्टम एनलार्जिंग ऑर्गन्स पर प्रेजेंट रहता है, शूट के एपिक्स पर प्रेजेंट रहता है। एपिकल बर्ड सिंथेसाइज मोर ऑक्सीजन दैन लेटरल बर्ड। देखिए ये जो है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एपिकल बर्ड्स में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा सिंथेसाइज होता है एज कम्पेयर टू लेटरल बर्ड्स। मैं आगे आपको समझाऊंगी कि क्या है इसका मतलब। ठीक है, अब डेवलपिंग सीड्स कंटेन्स मोर ऑक्सीजन देन मैच्योरेटेड सीड्स। ये तो सीधी सी बात है ना, जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं उनको बहुत सारा फंक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं उनमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है एज कम्पेयर टू मैच्योर्ड सीड। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए डेवलपिंग सीड्स में आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा कि मैच्योर्ड सीड्स में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, या फिर आपसे यहाँ पे एजर्शन रीजन का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो सीधी सी बात है कि जो ज़्यादा जिसको भी फंक्शन करना है, उसमें जिसको ज़्यादा एक्टिविटी करना है वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो डेवलपिंग सीड्स को ज़्यादा करना है इसलिए ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा होगा। लास्ट स्टेटमेंट है हमारा, एपिकल बर्ड सिंथेसाइज 6 times मोर देन द एक्सपैंडिंग लीव्स। ठीक है, अब हम आगे आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारी एपिकल बर्ड्स हैं जो उसके टिप पे प्रेजेंट है, और ये हमारी लेटरल बर्ड्स हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि एपिकल बर्ड्स में 6 times ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो उसकी ग्रोथ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। फिर अगर हमें लैटरल ग्रोथ करनी है तो हम क्या करते हैं, एपिकल बर्ड को ही काट देते हैं। देखिए जैसे इधर हमने क्या कर दिया, एपिकल बर्ड को ही रिमूव कर दिया। तो जैसे ही हमने एपिकल बर्ड को रिमूव करा, क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, मूव होने लगा, कहाँ, लेटरल बर्ड्स की तरफ, और फिर उसकी क्या होने लगी, ग्रोथ होने लगी। तो मेनली जब भी हम ऐसा करते हैं ना, हम नॉर्मली यूजुअली भी करते हैं कि अगर हमको प्लांट की लेटरल बर्ड्स को क्या करना है, बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, प्लांट के एपिकल बर्ड्स को काट देते हैं। हमें बहुत बार रीज़न नहीं पता होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, पर उसका सीधा सा रीज़न होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए ये बढ़ता है। जैसे ही ये कटा, ये यहाँ पे पहुँच जाता है और फिर उसकी लैटरल ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एपिकल बर्ड और लेटरल बर्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब हम इसकी फिजियोलॉजिकल अफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। देखिए बहुत बार क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, मेनली ना किसी भी हार्मोन के क्वेश्चंस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से ही बनते हैं। क्या होता है कि हमें कुछ टाइम के लिए तो लर्न होते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। तो मैंने तो आपको बताया कि एपिक्स पे प्रेजेंट है, बढ़ रहा है मतलब सेल डिवीजन हो रहा ही होगा, तभी तो बढ़ेंगे ना, अदरवाइज विदाउट सेल डिवीजन वो बढ़ेगा कैसे, और इलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा एपिकल डोमिनेंस, अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह एपिकल डोमिनेंस होता है। तो लेटरल बर्ड क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है, हम उसको काट देते हैं, फिर वो साइड में बढ़ने लगता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तीसरा क्या है, फोटोट्रोपिज्म। प्लांट किस तरफ बेंड होने लगता है, यूनिलेटरल लाइट की तरफ वो क्या होना है, बेंड होने लगता है। ठीक है, फिर रूट का इनिशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि रूट के इनिशिएशन के लिए मेनली कौन सा वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज ऑक्सीन। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ एब्सिसिन। एब्सिसिन का क्या मतलब होता है, एब्सिसिन का मतलब होता है नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट। जैसे कि पत्तियां झड़ती है, फ्लावर्स झड़ते हैं, तो वो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन उसको बचाता है और वो डिटैचमेंट होने से क्या करता है, रोकता है। कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ एब्सिसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पार्थेनोकार्पी। हम जानते हैं कि पार्थेनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन और सीड्स। देखिए एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी पे भी हमने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी, आप वहाँ पर जाके उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। तो ऑक्सीन पार्थेनोकार्पी भी इंड्यूस करता है, तो आप ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसका क्या काम होता है। ठीक है, इसका काम होता है रेस्पिरेशन में भी, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ग्रोथ और रेस्पिरेशन क्या होता है, एक दूसरे से कोरिलेट होता है कि ग्रोथ ज़्यादा हुई तो रेस्पिरेशन भी होगा, क्योंकि क्या रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट इज कैलस फॉर्मेशन, सेक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या काम करता है, ऑक्सीजन फीमेल फ्लावर्स को बढ़ा देता है। देखिए कितना अलग सा फंक्शन है कि उसमें फेमिनिज्म का एक बात आता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सेक्स एक्सप्रेशन बढ़ा देता है, फीमेल के फ्लावर्स को बढ़ा देता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फीमेल के फ्लावर्स को कौन बढ़ाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फील्ड में ऑक्सीजन का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, तो हम पर्टिकुलर क्रॉप के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो रूटिंग ऑफ कटिंग्स, तो जो मैंगो होती है और गुआवा में हम नेप्थेलिक एसिडिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड के क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। उससे क्या होता है, 100% सक्सेस मिलता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि हमने बताया था कि इसका एक
एप्लीकेशन होता है। तो मेनली किस किस क्रॉप में किया जाता है? बनाना, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी एंड ब्रिंजल। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि पार्थेनोकार्पे किस में मिलती है, तो बनाना, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, ब्रिंजल में आपको ये देखने को मिलती है। और किस चीज़ का एप्लीकेशन से ये बढ़ती है, तो ये ऑक्सिन के एप्लीकेशन से। उसके कुछ कंपाउंड्स है, इंडोल एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड एंड नैप्थेलिक एसिटिक एसिड। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग। ये फ्लावरिंग को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये पाइनएप्पल में जब हम नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का स्प्रे करते हैं, उसको डालते हैं, तो क्या करता है, उसमें यूनिफॉर्म फ्लावरिंग करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म साइज के वो फ्रूट्स देता है। ठीक है, और उसके बाद जो 2,4-D हार्मोन होता है वो फीमेलनेस बढ़ाता है, किसमें? कुकुरबिच में। ओके, तो ये मेनली आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 2,4-D या फीमेलनेस कौन से प्लांट में बढ़ाता है। तो कुकुरबिट्स जो फैमिली होती है उसके जो प्लांट्स होते हैं, उसके जो फ्रूट्स होते हैं, उसमें ये फीमेलनेस बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स। तो एप्पल एंड कॉटन में हम नैप्थेलिक एसिटिक एसिड और सिट्रस फ्रूट्स में 2,4-D एंड 2,4,5-T का हम एप्लीकेशन करते हैं, जिससे कि ड्रॉपिंग होने से हम बचा सकते हैं। उसके बाद जर्मिनेशन में हम इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड का मोस्टली यूज़ किया जाता है। जब उसको सोकिंग सीड्स पर डालते हैं तो जर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा जल्दी होता है या बढ़ जाता है उसका रेट। ओके, उसके बाद फ्रूट सेटिंग, तो 2,4,5-T का यूज़ किया जाता है फ्रूट सेटिंग्स के लिए बेरीज में। उसके बाद थिनिंग ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स, 2,4-D को डाला जाता है कॉटन प्लांट में। ठीक है, कि उससे हम डिफोलिएशन से हम उसको क्या कर सकें, बढ़ा सकें। ठीक है, और नैप्थेलिक एसिटिक एसिड इज यूज फॉर फ्रूट थिनिंग इन एप्पल। तो याद रखिएगा 2,4-D का आप किस में यूज़ कर रहे हैं? कॉटन में। और नैप्थेलिक एसिड का आप यूज़ किस में कर रहे हैं? एप्पल में कर रहे हैं। ओके, उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ फ्लॉगिंग इन सीरियल्स। ठीक है, मतलब उसको गिरने से बचाने के लिए भी हम क्या डालते हैं? हम उसमें ऑक्सीजन डालते हैं ताकि हम उससे लॉगिंग को बचा सकें। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास वीडीसाइड। तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं जो 2,4-D है, अगर 20 ppm से ज़्यादा है तो वो किस तरह काम करता है? एक वीडीसाइड की तरह काम करता है। और वो ब्रॉड लीफ प्लांट के लिए या डाइकॉट प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। उसके बाद टिश्यू कल्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है। जब कैलस का फॉर्मेशन होता है तो रूट शूट डिफरेंशिएशन के लिए हम टिश्यू कल्चर में इसका यूज़ करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि कैलस फॉर्मेशन में हम कौन से दो हार्मोन्स का यूज़ करते हैं? तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? तो रूट और शूट डिफरेंशिएशन के लिए करते हैं। ओके, तो ये ओवरऑल हमने देख लिया कि ऑक्सिन क्या होता है, इसके लिए कौन सा कर्वेचर टेस्ट है, किसने दिया था, इसके क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, और मेन इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा प्लांट में, कौन से क्रॉप में कौन सा ऑक्सीजन डाला जाता है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ऑक्सीजन डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा जिब्रेलिन। देखिए जिब्रेलिन से ना एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जुड़ी हुई है, तो मैं आपको वो स्टोरी सुनाती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जिब्रेलिन का क्या काम है, उसको कैसे आइसोलेट किया है या फिर उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो देखिए क्या हुआ था, एक बार जापान में कुछ फार्मर्स थे जिन्होंने राइस लगाया हुआ था। तो उन्होंने देखा कि जो हमारे कुछ राइस के प्लांट हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े, मतलब हाइट उनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वो पेल येलो से दिख रहे हैं, बहुत ही पतले पतले सूखड़े एकदम। आपने बहुत लोगों को भी देखा होगा ना कि बहुत लोग होते हैं मतलब उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत ही मतलब एकदम सूखे सूखे, मतलब उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, मोटे भी नहीं होते, एकदम पतले पतले होते हैं, बहुत अजीब से दिखते हैं। तो वैसे ही फार्मर्स ने भी देखा कि यार कुछ प्लांट्स जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, पतले पतले। तब ये बात कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट को पता पड़ी कि यार ये क्या हो रहा है। तो वो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ से जिब्रेला फ्यूजिकोराई करके एक फंगस को एक्सट्रैक्ट किया कि यार ये फंगस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या कर रही है, स्टेम को इलोंगेट कर रही है। तो उन्होंने उस डिसीज़ को बोल दिया कि इसमें तो एक डिसीज़ हुई है और इस डिसीज़ का नाम दिया उन्होंने बकाने डिसीज। ठीक है, और उन्होंने उसमें से एक केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया
प्यूरिफाई करा और फिर उन्होंने कहा कि ये तो जिब्रेलिक एसिड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे उन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया। बहुत सारे जिब्रेलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, GA1 से GA80 तक, जो मेन होता है ना वो होता है GA3, दैट इज जिब्रेलिक एसिड थर्ड। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जिब्रेलिक एसिड मेन होता है, तो दैट इज GA3। कौन सी डिसीज थी, तो बकाने डिसीज। कौन सी फंगस थी, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिसको हम फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी भी कहते हैं। ओके, तो अब हम आगे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अभी देखते हैं, पर उससे पहले हम देखेंगे इसका बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन्स। ठीक है, तो जो प्राइमरी प्रिकर्सर होता है ना जिब्रेलिन का, वो क्या होता है, एसीटेट होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ऑक्सिन का प्रिकर्सर क्या था, ट्रिप्टोफेन। ठीक है, और ट्रिप्टोफेन, यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए ऑक्सिन का प्रिकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफेन। क्या कोई एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबल, तो उसके लिए जिंक होता है। वैसे ही जो हमारा जिब्रेलिन के लिए क्या होता है प्राइमरी प्रिकर्सर, एसीटेट। देखिए क्या होता है, एसीटेट जो है कोएंजाइम ए से जाके मिलता है, एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, फिर वो काय में कन्वर्ट होता है, मेवेलोनिक एसिड में। देन जो हमारा मेवेलोनिक एसिड है वो पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, देन आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट एंड काउरीन बनता है। तो देखिए आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि एसीटेट है, या अगर उन्हें क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा और फिर अगर पूछा जाना होगा तो वो काउरीन भी आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए जिब्रेलिन का प्रिकर्सर क्या है। तो काउरीन भी आपको कहीं देखने को मिल सकता है, अगर ये होगा तो इसका आंसर ये आएगा, अदरवाइज तो एसीटेट तो हमेशा ही रहेगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सीड जर्मिनेशन। देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, जैसे लेट्यूस और तंबाकू के जो होते हैं ना, वो लाइट के एब्सेंस में, ठीक है, वो कैसे पुअर जर्मिनेशन शो करते हैं। पर अगर हम उस पर जिब्रेलिन का स्प्रे कर देते हैं तो जो सीड है अपनी जर्मिनेशन को बढ़ा देते हैं, जर्मिनेशन की प्रोसेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो पहला इसका एप्लीकेशन हो गया कि सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइट नहीं है तो आप जिब्रेलिक एसिड डाल दो। ठीक है, दूसरा डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स। ये क्या करते हैं, बर्ड्स की डोरमेंसी को तोड़ देते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना कि उनको अपना कंफर्टेबल जोन नहीं मिल रहा है या फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को एक उसमें बांध लेते हैं, एक डोरमेंसी स्ट्रक्चर में, कि यार अब तो हम कुछ नहीं करने वाले। तो आप क्या करते हो, उस पर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दो। जैसे ही आपने जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करा, बर्ड की डोरमेंसी टूट जाती है। ठीक है, तीसरा हमारा है रूट ग्रोथ। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, इट हैज लिटिल इफेक्ट और नो इफेक्ट ऑन रूट ग्रोथ एट हायर कंसेंट्रेशन, सम इनहिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ में अकर। मतलब अगर आपने इसको ज़्यादा दे दिया तो रूट ग्रोथ इसकी रुक सकती है। नेक्स्ट इज पार्थेनोकार्पी। ये भी क्या करता है, पार्थेनोकार्पी में अपना योगदान देता है। ठीक है, जैसे सीडलेस एंड फ्लेशली टमेटोज में, लार्ज साइज सीडलेस ग्रैप्स में। ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जिब्रेलिन के ट्रीटमेंट से। इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे पूछा जाता है कि ये दो इंटरनोड्स है, ये डोरमेंसी स्ट्रक्चर में है, इसको बढ़ नहीं रही है, या कुछ भी ऐसा घुमा फिरा के दे देंगे। तो अब आप बताइए कि इसमें हम क्या का स्प्रे कर दें कि हमारा प्लांट बढ़ने लग जाए, इंटरनोड्स बढ़ने लग जाए। तो हम किसका स्प्रे करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का। तो इंटरनोड्स कैसे होगी, हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्लांट की हाइट में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो ये हमारे क्या हुए, उसके फंक्शंस हुए। और आगे बचे हैं, आगे क्या है, बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग। देखिए क्या होता है कि जो बहुत सारे हर्बेशियस प्लांट होते हैं ना, तो वहाँ आपको रोजेट ग्रोथ देखने को मिलती है। रोजेट ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होते, वो एक हम बोल सकते हैं झुंड में, जैसे एक प्लांट है तो इसकी बहुत सारी लीव्स यहीं होगी, वो कुछ ज़्यादा प्लांट हाइट में बढ़ेगा नहीं। तो क्या होता है कि अगर आपकी उसकी रोजेट ग्रोथ को कम करना है या तोड़ना है, आप चाहते हो उसको बड़ा करना, तो आप क्या करते हो, उसमें जिब्रेलिक एसिड को डालते हो। तो जब जैसे ही आपने जिब्रेलिक एसिड को स्प्रे करा तो वो क्या होता है, उसकी प्लांट की हाइट बढ़ती है और वो क्या करता है, साइज में बड़ा होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग उसमें इंड्यूस हो जाता है। ओके,
Second is the last one is synthesis of the enzyme alpha amylase. One important function of gibberellin is to cause the synthesis of the enzyme alpha amylase in the aileron layer of the endosperm of cereal grains ड्यूरिंग जर्मिनेशन। देखिए जो अल्फा माइलेज होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, हमारे जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड के पास हमारी एक एल्यूरोन की लेयर होती है। हम जानते हैं कि एंडोस्पर्म में क्या रहता है, हमारा पूरा फूड को रिजर्व फॉर्म में रहता है। तो ऑब्वियसली भाई आपको वो ऐसा रिजर्व क्यों, आप रिजर्व क्यों कर रहे हैं, आपको उसको यूटिलाइज करना है इसलिए आप उसको रिजर्व करते हैं। तो अब वो डायरेक्टली तो यूटिलाइज हो नहीं जाएगा, कुछ मैकेनिज्म तो होगा। तो वो एल्यूरोन लेयर क्या होती है, वो अल्फा अमाइलेज सिक्रीट करती है ताकि ये जितना भी हमारे पास फूड रिजर्व बचा है, जो भी हमने इसको इकट्ठा किया है, हम उसको क्या करें, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर सके। तो ये काम होता है एल्यूरोन का, ठीक है, जो किसकी वजह से पॉसिबल है, अल्फा अमाइलेज की वजह से। अगर एल्यूरोन नहीं हो, अल्फा अमाइलेज नहीं होगा तो ये जो हमारा सीड का जो हमने अभी ये रिजर्व करके रखा है उसका यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा और आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, मतलब प्लांट की ग्रोथ, सीड की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ये अल्फा अमाइलेज को सिंथेसाइज करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे जर्मिनेशन के समय इस रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब हम बात करेंगे साइटोकाइनिन्स के बारे में, जिसे हम काइनेटीन भी कहते हैं। देखिए अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो स्कूग एंड मिलर ने टोबैको पिथ कैलस में एक केमिकल सब्सटेंस देखा जिसका नाम था 6-फरफ्यूरल अमीनो प्यूरिन। ठीक है, उन्होंने देखा कि इसका मेन काम क्या हो रहा है, सेल डिवीजन का, साइटोकाइनेसिस का मेन वर्क हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने इसको क्या कहा, साइटोकाइनिन्स और काइनेटीन। अब साइटोकाइनिन टर्म किसने दिया था, तो वो था लेथम ने 1963 में। ठीक है, इन्होंने सिर्फ उसकी डिस्कवरी करी, टर्म उसे लेथल ने दिया था। फेरले एंड किंगो ने इसे फाइटोकाइनिन भी कहा। ठीक है, मेनली हम उसको साइटोकाइनिन भी, पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइटोकाइनिन किसने कहा, ठीक है, तो वो किसने कहा था, फेरले एंड किंगो ने कहा था। केमिकली साइटोकाइनिन्स आर काइनिन्स एंड दे आर प्यूरिन डेरिवेटिव्स। ओके, तो हमने तीनों के देख लिए, ऑक्सिन का, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, जिब्रेलिन का हमने क्या देखा, एसीटेट, और जो हमारा साइटोकाइनिन है वो किसका डेरिवेटिव है, प्यूरिन डेरिवेटिव है। तो ये इसका प्रिकर्सर भी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन। देखिए सबसे पहले इसका क्या है, सेल डिवीजन। देखिए साइटोकाइनिन हमने देखा कि टर्म कैसे पड़ा, इसमें देखा गया कि इसमें बहुत ज्यादा साइटोकाइनेसिस होता है तो इसका नाम पड़ गया साइटोकाइनिन। तो इसका फंक्शन भी क्या है, सेल डिवीजन। दूसरा है सेल एनलार्जमेंट। जैसे हमने आपको बताया था कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन का काम भी होता है सेल एनलार्जमेंट में, वैसे ही कुछ प्लांट्स में जैसे फेजियोलिस वल्गेरिस, पंपकिन कोटिलिडन, तंबाकू पिथ कल्चर, कॉर्टिकल सेल्स ऑफ तंबाकू रूट्स, इन पर्टिकुलर प्लांट्स में सेल एनलार्जमेंट देखा गया साइटोकाइनिन की वजह से। थर्ड इज, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिकल डोमिनेंस के लिए, है ना। तो वैसे ही ये जो हमारा साइटोकाइनिन होता है वो उसको काउंटरैक्ट करता है और वो क्या करता है, लेटरल बर्ड्स को प्रमोट करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डोरमेंसी ऑफ सीड। जैसे कि मैंने आपको बताया था जिब्रेलिन सीड के डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है, वैसे ही साइटोकाइनिन भी या काइनेटीन भी सीड की डोरमेंसी को तोड़ता है, ठीक है, ब्रेक करता है। नेक्स्ट इज डिले ऑफ सेनेसेंस, दैट इज रिचमैन लैंग इफेक्ट। कि ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा आना। बुढ़ापा आने का क्या मतलब होता है, हम भी जानते हैं कि जब हम बूढ़े दादाजी वगैरह देखते तो खाना कम कर देते हैं, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। तो प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है। वो क्या होता है, क्लोरोफिल लॉस हुआ। अब जैसे ही क्लोरोफिल खत्म हुआ, प्रोटीन्स भी क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है। पर सपोज आप क्या करो, इस प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन नहीं होने दो, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप आरएनए के सिंथेसिस को बढ़ा दो, ठीक है, आरएनए का सिंथेसिस बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो क्या होगा, सेनेसेंस क्या होगा, रुक जाएगा या थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाएगा, टल जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, रिचमैन लैंग इफेक्ट में आरएनए के सिंथेसिस को इम्प्रूव कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सेनेसेंस में थोड़ा डिले हो जाता है।
ये अब देखा किसने था, क्या देखा था इन्होंने, जब रिचमैन एंड लेक ज़ैंथियम पे काम कर रहे थे तब उन्होंने देखा था कि काइनेटीन की वजह से जो सेनेसेंस की प्रोसेस है वो क्या होती है, पोस्टपोन हो जाती है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा डिले ऑफ सेनेसेंस एंड रिचमैन लैंग इफेक्ट। अब कुछ और इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, तो क्या काम है इसका, फ्लावर को इंड्यूस करता है, मॉर्फोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, जब ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन लो, ठीक है, इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई ऑक्सिन लो साइटोकाइनिन, तो किसकी ग्रोथ होगी, रूट की। ठीक है, और वहीं पे इसका जस्ट अपोजिट कि हमारा हाई साइटोकाइनिन और लो ऑक्सिन, तो किसकी ग्रोथ होती है, शूट की। तो अगर आप एक याद रखिए कि अगर ऑक्सिन ज़्यादा है तो रूट की ग्रोथ होगी। हाई ऑक्सिन याद कर लीजिए, बार बार इसको रटिए कि हाई ऑक्सिन होगा तो रूट की ग्रोथ कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली साइटोकाइनिन कम होगा, रूट बढ़ेगी। बस इसको 5 बार बोलिए मेरे साथ, हाई ऑक्सिन लो साइटोकाइनिन गिव्स रूट ग्रोथ ज़्यादा होगी, हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन कम होगा तो रूट ग्रोथ ज़्यादा होगी, हाई ऑक्सिन होगा साइटोकाइनिन कम होगा तो रूट की ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। तो अब ऑब्वियसली इसका जस्ट अपोजिट आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। ये सॉल्यूट्स का भी ट्रांसलोकेशन करता है और एक्यूमुलेशन करता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस। ऑसबोर्न ने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, उसमें देखा था इंक्रीज्ड रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू ट्रांसलोकेशन बाय काइनेटीन ट्रीटमेंट, कि जैसे काइनेटीन का ट्रीटमेंट हम बढ़ाते हैं, ट्रांसलोकेशन बढ़ता है और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस भी क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइटोकाइनिन के क्या मेन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मॉर्फोजेनेसिस आपको मैंने बहुत अच्छे से लर्न करवा दिया है और हमने इसकी चीज़ें भी अच्छे से देख ली है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास एंजाइम है इथिलीन। ठीक है, इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें किस फॉर्म में मिलता है, मतलब आप बोले तो इथिलीन एक एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो हमको गैसियस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बताइए, क्या ग्रोथ रिटार्डेशन इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ रिटार्डेशन क्यों, हमें तो हमेशा ग्रोथ चाहिए, तो फिर ग्रोथ कम क्यों? अब मुझे बताइए कि अगर ग्रोथ की रिटार्डेशन नहीं होगी तो हमारी प्रोसेस रुकेगी कैसे, मतलब वो तो बढ़ती ही रहेगी और हमें तो ग्रोथ की प्रोसेस को रोकना भी होता है। तो इसलिए ग्रोथ रिटार्डेंट भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। ठीक है, इथिलीन मेनली किसके लिए काम होता है, वो राइपनिंग के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने देखा बनाना, एप्पल, पियर, टोमेटो, सिट्रस, इसमें मेनली इथिलीन का यूज़ किया जाता है उसको राइपनिंग के लिए। ओके, अब हम आगे इसके इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। तो जो हमारे साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन काम कर रहे थे उसका जस्ट अपोजिट ये लोग करेंगे। वो क्या कर रहे थे, वो सेनेसेंस को डिले कर रहे थे, पर ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है कि नहीं आपको बूढ़ा होना पड़ेगा। एब्सिशन ऑफ लीव्स, जब तक पत्तियां गिरेगी नहीं दूसरी आएगी, कैसे, तो ये एब्सिशन करवाता है। इफेक्टिव इन इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कौन इंड्यूस करता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है अपना इथिलीन। इट कॉजेस इनहिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ, रूट ग्रोथ भी कौन रोकता है, ऐसा थोड़ी है कि बस बढ़ते ही जाए, मतलब उसको रोकना भी जरूरी है, तो वो कौन करता है, इथिलीन। इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल रूट्स तो देखी होगी, पर जब एडवेंटिशियस रूट्स की बात आ जाती है तो उसको कौन फॉर्म करता है, तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इथिलीन। इट स्टिमुलेट्स फेडिंग ऑफ फ्लावर्स, इट स्टिमुलेट्स एपिनास्टी ऑफ लीव्स। तो हमने देखिए इसके क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है। मेनली आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, फ्लावरिंग से पूछ सकते हैं, एडवेंटिशियस रूट से पूछ सकते हैं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट, ये मेनली अगर आप इथिलीन की बात करें ना तो वो उससे पूछते हैं कि राइपनिंग का इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एब्सिसिक एसिड के बारे में। लास्ट हार्मोन है हमारा, इसके पहले हमने देखा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड इथिलीन के बारे में। अब हम एब्सिसिक एसिड, देखिए एब्सिसिक नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। देखिए मैंने एब्सिशन का मतलब बताया था,
डिटैचमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट की किसी भी पत्ती का झड़ना, फूल का झड़ना, इसको हम क्या कहेंगे? एब्सिशन। तो जो ये प्रोसेस बढ़ा देगा उसे हम क्या कहते हैं? एब्सिसिक एसिड। देखिए एडिकॉट नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि कॉटन का जो प्लांट है उसमें एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ को एंटागोनिस्टिक है या बहुत ही ज्यादा ग्रोथ को ऐसा रोक रहा है, तो उन्होंने इसे क्या कहा गया? एब्सिशन 2। बाद में इसका नाम क्या हुआ? एब्सिसिक एसिड। क्योंकि एब्सिसिक एसिड का काम होता है डोरमेंसी को इंड्यूस करना, इसलिए इसको डोरमेन भी कहा गया। और एक ये बहुत ही अच्छा नेचुरली ऑकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है। ठीक है, अब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में देखे जाए तो इसके दो मेन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, जियोट्रॉपिज्म इन रूट्स और दूसरा होता है स्टोमेटल क्लोजिंग। तो स्टोमेटल क्लोजिंग फ्रेंड्स, जब हमने ट्रांसपीरेशन की वीडियो बनाई थी तब हमने स्टोमेटल क्लोजिंग का आपको पूरा इसका समझाया था कि कैसे क्या होती है, पूरा मैकेनिज्म बताया था। तो अगर आपको वो मैकेनिज्म समझना है तो आप वहां से इसे समझ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टोमेटल क्लोजिंग देखते हैं। क्या होता है कि जो एब्सिसिक एसिड होता है वो कहाँ स्टोर होता है? मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब जैसे ही वाटर की स्ट्रेस की कंडीशन आई, मतलब पानी खत्म या पानी बहुत कम है, तो क्लोरोप्लास्ट की परमिएबिलिटी एकदम कैसी हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। तो फिर क्या होता है? एब्सिसिक एसिड वहां से क्या होता है? डिफ्यूज होता है और कहाँ चले जाता है? मेसोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म में चले जाता है। अब जैसे ही मेसोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म में गया तो वो फिर कहाँ चले जाता है? गार्ड सेल्स में चले जाएगा और स्टोमेटा को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। ठीक है, अगर आपको उसका पूरा मैकेनिज्म समझना है तो आप ट्रांसपीरेशन की वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स है, ये क्या क्या इफेक्ट है? बड डोरमेंसी और सीड डोरमेंसी को क्या करता है? इंड्यूस करता है, ट्यूबराइजेशन का काम करता है। ठीक है, सेनेसेंस बढ़ाता है, फ्रूट राइपनिंग बढ़ाता है, एब्सिशन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और लास्ट इसका फंक्शन है इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेट जोन प्लांट्स टू फ्रोस्ट इंजुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि फ्रोस्ट इंजुरी से कौन बचाता है? तो वो कौन बचाता है? हमारा एब्सिसिक एसिड। आपका जो टेम्परेट जोन में प्लांट्स रहते हैं उनको फ्रोस्ट की इंजुरी से बचाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ प्रमोटर्स। अब हम कुछ ग्रोथ रिटार्डेंट की बात करते हैं कि ग्रोथ को रिटार्ड कौन कौन करते हैं। तो ऐसे कुछ एंटी जिब्रेलिन्स होते हैं, ग्रोथ रिटार्डेंट्स होते हैं, सिंथेटिकली उसको बनाया जाता है जो ग्रोथ को रिटार्ड करे या कम करे। वो कौन कौन से होते हैं? साइकोसिल, फॉस्फोन डी, AMO 1618, मॉर्फेक्टिन्स एंड मैलिक हाइड्रोजाइड। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा ग्रोथ रिटार्डेंट है। सिंपल क्वेश्चन, पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि इसमें से कौन पूछ सकता है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से एक बार लर्न कर लेना है, देख लेना है कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है। ओके, तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें समझी। हमने ऑक्सीन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड और लास्ट में हमने ग्रोथ रिटार्डेंट्स भी देखे। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है TG एग्री, जहाँ पे हम डेली क्वेश्चंस डालते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हम कॉन्वर्जेशन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी वेबसाइट भी है tgagri.weebly.com, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी मैटर बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपके कोई क्वेरीज नहीं होंगे। और अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप बिल्कुल आप हमें पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी and stay happy. Thank you.